जितनी रेंज हम जितने भी हम परसेंट्स पढ़ रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने तो कर दिया, एम्फाइसेमामेटिक लगा दिया और हमने खेल खेल लिया। ऐसे पढ़ाई के साथ हमने खेल खेलना है, ये वाला खेल बोला मैंने, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। सो वेलकम टू डुका अकेडमी। मैं रूपाली लेके आई हूँ आज आपके लिए फिर से एक धमाकेदार टॉपिक। धमाका करने के लिए करना है कि नहीं करना? यस, बिल्कुल करना है आने वाले एग्जाम नीट में। तो चलो फिर आ जाओ दोस्तों, आ जाओ मेरे दोस्तों। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन का एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने देख लिया। देन अब हम डील करेंगे किसके साथ? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके दोस्तों, तो आ जाओ फिर सिंपल तरीके से सिंपल पढ़ाई करके बनाना है अपने अपने आप को क्या एकदम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मैं और आप बनाएंगे। आप, अरे आप ही तो बनाने वाले हैं और मैं। चलो आ जाओ। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से होना है CO2 को ट्रांसपोर्ट? फ्रॉम दी टिश्यूज। और टिश्यूज से कहाँ आना है उसको? कहाँ आना है दोस्तों? उसको आना है लंग्स में, ठीक है। बहुत इजी है कि नहीं? तो देखो, सारा मेटाबॉलिज्म एट द एंड किस में होगा? किस में होगा? सेल में। तो सेल से, बहुत सारे सेल से टिश्यूज में CO2 को कलेक्ट करके लाना है कहाँ? लंग्स में। देन वो लंग से बाहर आएगा। तो ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे, किस किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस किस प्रोसेस के थ्रू होने वाला है, तो वो हम आज देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलो आ जाओ, क्लियर करते हैं। हर चीज को क्लियर करने के साथ आसान बनाना है। चलो आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले अगर टिश्यूज में बात करें तो हमने देखा था कि टिश्यूज में CO2 का लेवल क्या रहता है? हाई। एंड लंग्स में CO2 का लेवल क्या रहता है? लो। दैट मीन्स partial pressure of CO2 in tissues is high. Okay, simple. So CO2, partial pressure of CO2 is high. Okay, is due to the, किसकी वजह से? वही मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। टूट रही है चीजें, बन रही है चीजें, तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या हो गया? हाई हो गया। कहाँ? टिश्यूज में। और वहां पे क्या होता है? O2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ओके, और फिर वैसे ही अगर हम साइमल्टेनियसली बात करें लंग्स में, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर O2 का हमें पता है क्या होगा? ज्यादा। और पार्शियल प्रेशर CO2 का वहां पे क्या होगा? कम। कम होगा ना, क्योंकि वहां से चीजें बाहर आ रही है। सिंपल। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ। देखो देखो, बस हो गया, आ जाओ। तो दिस favors CO2 transport from tissues to lungs. So from the help of partial pressure of CO2 and O2, इनके बीच में ये गैपिंग की वजह से चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं कहाँ से कहाँ, तो वो होल बॉडी में चलेंगी by the help of partial pressure of two different gases, oxygen and carbon dioxide. ओके दोस्तों, चलो फिर नेक्स्ट देखो। अब अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस 3 मेथड के थ्रू होगी। फर्स्ट इज एज अ कार्बोनिक एसिड, ओके, एंड सेकंड वन इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, एज अ फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, तो देखो, सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल। आसान बनानी है चीजों को हमने, आसान। और आसान हम बना के रहने वाले हैं, करके रहने वाले हैं, करके। सोचो, कुछ ही टाइम बाद नाम के आगे लगने वाला है डॉक्टर। लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। तो चलो फिर, एज अ बाइकार्बोनेट आइन। ओके, तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू होता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो किस किस के थ्रू? एज अ कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा
वो किसकी हेल्प से जाएगा? एज अ कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में। हम देखेंगे वन बाय वन, हर एक सिस्टम को डील करेंगे, ठीक है? सो एज अ कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन एंड एज अ बाइकार्बोनेट्स, ठीक है? ये तो रही बात। अब अगर हम बात करें जो ये हमारा टिश्यूज का सिस्टम होगा, तो हमने बोला कि टिश्यूज से ही CO2 जाएगी लंग्स की तरफ, वही तो ट्रांसपोर्ट होगी। यस, बिल्कुल होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ फिर। तो 93% जो डिफ्यूजन होगा आरबीसी में, तो वो कितना होगा? 23% कंबाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ, और 70% किसका फॉर्मेशन करेगा? वो बाइकार्बोनेट आयंस का। व्हाट? क्या क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। बस फिर तो देखो, 23% किसके फॉर्म में जाएगा? वो ये कंबाइन करेगा 23% HB के साथ। ओके दोस्तों, ओके मेरे दोस्तों, यस बिल्कुल। और 70% किसकी फॉर्म में जाएगा? बाई कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है? ठीक है, अब हम एक एक करके और अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे। तो देखो, अब कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में जाएगा, क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलेगा? H2O के साथ, एंड फॉर्म करेगा क्या? H2CO3। ये क्या है? ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। तो क्या बन गया यहाँ पे? H2CO3। तो ओनली एंड ओनली 7% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में से, दोस्तों मेरे, जितनी रेंज हम जितने भी हम परसेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें जहां जहां पे दिख रही है, सो इसको दिमाग में रख के चलो, रख के चलो, रख के चलो। ओके, तभी वहां पर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो फिर आ जाओ। तो देखो, कार्बोनिक एसिड जो रहेगा वो कितना रहेगा? 7% के फॉर्म में, CO2, ठीक है? इन अ प्लाज्मा वाटर। सो प्लाज्मा वाटर में जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो कितना होता है? सिर्फ 7%। बाकी कहाँ जाएगा? इजी है, समझते हैं। कितना बच गया बाकी? अगर 100% लेके चले तो 93% बच गया। 7% किसके फॉर्म में जा रहा है? H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है? अब आगे देखते हैं, चलो आओ। ये तो हमने देख ली कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट अगर बात करें, हमने 3 मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाय द हेल्प ऑफ 3 मैकेनिज्म। तो फर्स्ट वन हमने देखा, क्या देखा? वो हमने देखा एज कार्बोनिक एसिड विद किसके साथ? जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा किसके साथ? H2O के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, सिंपल। सेकंड देखते हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो बाकी जो कुछ पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसके साथ बाइंड हो जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड होगा तो क्या मिलेगा हमें? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। सो व्हाट? किसकी हेल्प से? CO2। तो CO2 मिलेगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना देगा? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ये प्रोसेस जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन में बाइंड कर लिया और फिर आगे का काम कुछ नहीं करना, ठीक है? तो इसलिए उसको वहां पे इसको क्या करना है? खाली भी करना है। तो इसलिए इस टिश्यू में जो लंग्स में और टिश्यूज में दोनों में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर आ जाओ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एज अ बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट वन इज एज अ बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कैसे होगा? बहुत इजी, बहुत इजी। देखो, CO2 H2O के साथ, CO2 H2O के साथ क्या बना रहा है? H2CO3 बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये प्रोसेस इज आल्सो क्या है? रिवर्सिबल। क्या है? रिवर्सिबल, ठीक है? जब यहाँ पे H2CO3 बन जाएगा तो वो क्या होगा? कार्बोनेट आयन्स बन गए,
देन यहाँ पे फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेट HCO3 प्लस H पॉजिटिव बना लेगा। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो रिवर्सिबल, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लंग्स, ये एल्वुलस, कहाँ जानी है चीजों को, लंग्स में जानी है। तो यहाँ पे ये कौन लेके जाएगा, आरबीसी लेके जाएगा। अब देखो जब ये यहाँ पे आया HCO3 फॉर्मेशन करा किसका, कार्बोनेटाइन का, बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेटाइन, बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो एग्जाम में एंजाइम से क्वेश्चन आप पूछ लेगा कि बाइकार्बोनेटाइन कैसे बनता है। ओके, तो बहुत आसान है, कर सकते हैं हम। क्या है वो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बस सिंपल बना के चलो, सिंपल चीजों को, बिल्कुल घबराने वाली बात तो है ही नहीं, दिमाग से वो चीजें निकाल ही दो। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम करेंगे और हमने करके दिखाना है। ओके दोस्तों, चलो फिर आ जाओ। तो देखो इन एल्वुलाई, यहाँ पे एल्वुलाई में अबव रिएक्शन प्रोसेस इन अपोजिट डायरेक्शन, सो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो ये रिएक्शन जब ये बाइकार्बोनेट के आयंस में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो सिर्फ वो बॉडी से बाहर बाइकार्बोनेट के आयंस के फॉर्म में नहीं आएगा, फिर उसको क्या होना पड़ेगा, रिवर्सिबल होना पड़ेगा, तभी तो वहां से CO2 लंग्स के थ्रू बाहर आएगी। ओके, बिल्कुल, चलो फिर आ जाओ। तो 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 every 100 ml of deoxygenated blood carry 4 ml of CO2 to alveoli। बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हर 100 ml में कितना होता है, कैरी करेगा ऑक्सीजन, हर 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड में 5 ml हमारा ऑक्सीजन होगा। ऐसे ही सिमिलरली हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 4 ml। इजी, बहुत इजी, ठीक है, समझ में आया, इजी हो रहा है ना चीजें। चलो फिर आ जाओ, बने रहो बने रहो, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। चलो फिर आ जाओ। अब ये तो हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है, ठीक है, किस किस के फॉर्म में होता है, बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाय द हेल्प ऑफ, और किसकी फॉर्म में होगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, बस बस आसान बना ली। अब आ जाओ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। तो देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में अब यहाँ पे हमने क्या करना है, चीजें जा रही हैं आ रही हैं यहाँ से लंग से बॉडी में टिश्यूज में, बट ये रेगुलेट कौन करेगा, कहाँ से रेगुलेट हो रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको चीजें सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, तो वो रेगुलेशन कौन कर रहा है, कौन चीजें सुन रहा है, कौन चीजें करवा रहा है, सुन रही, मेरी बात सुनाई दे रही है ना आपको, यस बिल्कुल दे रही है, करने आए करना है वाली बात सुनाई दे रही है ना, करेंगे करेंगे। तो वो सब कहाँ से हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन। तो हर चीज को रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। सो रेगुलेट के रेस्पिरेशन रेगुलेशन के लिए सबसे पहले कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, हमारे ब्रेन में। ओके, कहाँ पे होंगे, हमारे ब्रेन में। तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स divided into 3 parts. First one is respiratory rhythm center, second one is pneumotoxic center, and third one is chemosensitive area. Okay, simple. अब हम देखेंगे कौन क्या करा रहा है, कौन रेस्पिरेशन में क्या चीज के हेल्प से ब्रेन किसको रेगुलेट कर रहा है, किसको रेगुलेट कर रहा है, तो वही हमने देखना है। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स एंड केमोसेंसिटिव एरिया। तो फर्स्ट वन अगर हम देखें सबसे पहले रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स को, सबसे पहले अगर हम देखें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स में तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
तो हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, कहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होगा, कहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स काम करेंगे। ठीक है, सो देखो बहुत इजी तरीके से देखो, सिंपल बना के चलेंगे। ये एक डायग्राम है ब्रेन का, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये पोन्स, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा जिसके थ्रू चीजें शासन होती है, यहाँ पे सेरेबेलम है, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पोन्स में, पोन्स वाले पार्ट में दो एरिया फर्दर होते हैं, वो कौन से हैं? नीमोटैक्सिक एंड एप्नियोस्टिक। विच वन? विच वन दोस्तों? नीमोटैक्सिक एंड एप्नियोस्टिक, उसके बारे में भी हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा देखा, मेड्यूला कहाँ पे है? तो वहीं पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी होगा। और वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा है? यहाँ पे वो इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी चीजों को रिदम में लेके आ रहा है और कंट्रोल कर रहा है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को। सो व्हाट इज इंस्पिरेशन? अंदर जाना गैसेस का, एक्सपिरेशन बाहर आना गैसेस का। तो वो कौन सा वाला रिदम सेंटर कर रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए? कौन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या होगा? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन सेंटर बोला जाएगा इसको। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, पॉन्स में, पॉन्स में दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं पॉन्स वाले पार्ट में। सो अगर हम फिर से डायग्राम में देखें तो वेयर इज द लोकेशन ऑफ पॉन्स? दिस वन, दिस वन इज द लोकेशन ऑफ पॉन्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी? नीमोटैक्सिक एंड एप्नियोस्टिक, ठीक है। नीमोटैक्सिक सेंटर एंड एप्नियोस्टिक सेंटर। तो ये वाला जो नीमोटैक्सिक सेंटर होगा वो क्या करेगा? मॉडरेट करेगा फंक्शन किसका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। उनके फंक्शंस को फर्दर मॉडरेट, फर्दर कंट्रोल और कौन करता है? किसके? इससे पहले जो हमने देखा था वो कौन सा था? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? उसको कंट्रोल करेगा, मॉडरेट फंक्शन करेगा किसका? नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। किसका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये मॉडरेट करेगा। तो ये काम तो हो गया नीमोटैक्सिक सेंटर। और क्या कर सकता है ये रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। जो हम इंस्पिरेशन करते हैं, हवा अंदर जा रही है, गैसेस अंदर जा रही है, तो वो उसके ड्यूरेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। कौन करेगा? नीमोटैक्सिक सेंटर। सिंपल। कौन करेगा रिड्यूस? जो पॉन्स में नीमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल है ना? बिल्कुल है। तो चलो फिर आ जाओ। तो रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, दैट इज, अब इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन हमारा कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, तो वो कंट्रोल करेगा नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। और जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन चेंज हो गया तो क्या होगा? अब देखो इंस्पिरेशन हो तो ऑटोमेटिकली एक्सपिरेशन भी होगा ही चेंज, बिल्कुल होगा। सो देखो इसकी वजह से क्या होगा मेरे दोस्तों? इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स? रेस्पिरेटरी रेट भी अल्टर हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? यस। तो रेस्पिरेटरी रेट पूरे एक दिन सिमिलर नहीं रहता। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसको रेगुलेट करने के लिए भी चीजें हैं, वो पॉन्स में नीमोटैक्सिक सेंटर करवा रहा है। ओके, सिंपल है ना? बिल्कुल, यस बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब उसके बाद हमने फर्स्ट वन देखा, कौन सा वाला देखा था? कौन सा देखा था स्टूडेंट्स? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स, है ना दोस्तों। उसके बाद हमने देखा नीमोटैक्सिक सेंटर। अब हम देखेंगे केमोसेंसिटिव एरिया। अब केमोसेंसिटिव एरिया क्या करेगा? ये जस्ट रिदम सेंटर के साइड में होता है, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। लोकेशन का अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे होगा? एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, ठीक है। नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होगा? इन पॉन्स। उसके बाद केमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पे होगा? केमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। ओके, तो आ जाओ। अब ये कर क्या रहा है? ये क्या करेगा? रेगुलेट किस चीज को काम करेगा? किस चीज के ऊपर काम करेगा? तो ये काम करेगा इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H पॉजिटिव के एक्टिवेट होने से रिदम सेंटर भी क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जब कॉन्सेंट्रेशन CO2 का बढ़ जाएगा और H पॉजिटिव के आयंस बढ़ जाएंगे तो वो एक्टिवेट कर देंगे किस?
को, रिदम सेंटर को। और रिदम सेंटर क्या करता है दोस्तों? रिदम सेंटर अभी बताया ना? बिल्कुल पता है तो बताओ फिर। तो रिदम सेंटर क्या करेगा? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। सो जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन CO2 का बढ़ गया तो वो रिदम सेंटर को एक्टिवेट करके देन ये तो बात हुई, रिदम सेंटर हो जाएगा, फिर से वही चीज वहां पहुंच जाएंगी। कहाँ? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। ओके, अब अगर हम देखें ये वाले सिग्नल्स कहाँ कैसे पहुंच रहे हैं, किसकी हेल्प से पहुंच रहे हैं? केमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। तो वहां पे भी कुछ न्यूरॉन्स होंगे, कुछ आर्टरीज होंगी जो ये काम करा रही होंगी। सो दैट इज रिसेप्टर्स इन द ऑप्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी जो है ये काम करवाती है। तो इसका नाम याद रखना, ऑप्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ये रिसेप्टर, उसके ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सिग्नल जाएगा, और सिग्नल जाएगा तो पता चलेगा कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। देन एक्टिवेट्स करो किसको? रिदम सेंटर को। बस सिंपल हो गया, सिंपल बिल्कुल हो गया। तो चलो, इतना हमें समझ में आया। क्या क्या देखा हमने? कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, कैसे रेगुलेशन हो रहा है रेस्पिरेशन का। दो टॉपिक्स हमने कर लिए, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आए तो हमसे छूटे नहीं। ऐसा हमने करके दिखाना है और दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो चलो फिर आ जाओ। तो केमोसेंसिटिव एरिया समझ में आ गया। तो ये सारी बात हो गई हमारी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। देन हम अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे। तो चीजें पढ़ ली, कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब कुछ बीमारियां भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़नी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है यार। क्या करें, MBBS जो करनी है, डॉक्टर जो लगाना है तो करना तो पड़ेगा। चलो फिर आ जाओ दोस्तों। तो अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आज जो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली जो हमने पढ़ने हैं वो क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट वन इज अस्थमा, सेकंड डिसऑर्डर इज एम्फाइसेमा, एंड थर्ड डिसऑर्डर इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो मेरे दोस्तों, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक भी स्टेटमेंट आ जाएगी किसी से भी डिजीज से रिलेटेड, ह्यूमन फिजियोलॉजी में इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, हर किसी में डिजीजेस हैं, उससे रिलेटेड बात बोली गई है। तो हर एक जो मेन पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो हमने लेके चलने हैं, लेके चलने हैं, लेके चलने हैं, याद करके चलने हैं, करके चलने हैं और करके चलने हैं, और हम करेंगे। क्वेश्चन वहां से आए, किससे? डिसऑर्डर से, किसी भी सब टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब टॉपिक से रिलेटेड, और वो छूटेगा नहीं। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट से अस्थमा, एम्फाइसेमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से चीजें देख लेते हैं कि क्या चीज इसमें होती है। ओके, सो इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। ये टर्म उठा के दे देगा, क्या टर्म दे देगा? बोलेगा, पूछेगा हमसे, क्या पूछेगा? बोलेगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल के होने से विच डिजीज, विच डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा आएगा? तो वहां पे कोई चार ऑप्शन होंगे और हमने टिक लगाना है किस पे? अस्थमा पे। बस सिंपल, इतना सिंपल बना दिया हमने तो, बिल्कुल बना दिया। सो जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का, सो वेयर इज द लोकेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स? पता है दोस्तों? पता है, हमें तो पता है, बिल्कुल पता है। कहाँ पे होगा? लंग्स पे। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का
जिसकी वजह से डिफिकल्टी होगी किसमें, ब्रीदिंग में. So that disease is called asthma disorder. Okay. Then next one is emphysema. So emphysema is damage of alveolar wall. फिर से मेरे दोस्तों, फिर वही important term is alveolar wall. Okay. क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा. सिंपल बनाना है हमने. तो एम्फाइसीमा में क्या होगा, एल्वुलर वॉल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगी. एम्फाइसीमा में एल्वुलर वॉल्स डैमेज हो गई. टैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होना है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया. तो वो डैमेज हो जाएगा, तो उसको डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्फाइसीमा. बस याद रहेगा ना, याद रहेगा, करना है, रहेगा नहीं, करना है और हम करेंगे. चलो फिर आ जाओ. इसकी वजह से क्या होगा, अगर वहां पे उसके वॉल्स डैमेज होने लग गए, तो मैंने तुम्हें बताया था दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था दोस्तों कि एल्वुलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं. तो अगर वॉल्स डैमेज हो गई तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी सर्फेसेस. बिल्कुल सिंपल. चीजों को ना हमने कनेक्ट करके चलना है. वहां हमने वो चीज पढ़ ली तो यहाँ हमें रटनी नहीं है, उसको बस समझना है. वहां हमने वो चीज पढ़ ली तो यहाँ सिर्फ समझना है. यहाँ हमने वो चीज पढ़ ली तो वहां हमने समझना है. बस यही खेल खेलना है हमको पढ़ाई के साथ. कि ये मत समझना कि सिर्फ खेल खेलना, नहीं यार, नहीं यार, ऐसा भी नहीं करना. सिर्फ खेल नहीं खेलना, चीजों को ध्यान भी रखना है, फोकस भी करनी है चीजें. सिर्फ एक ही तो चीज है, मत सोचो खेल खेलना, खेल खेल लेंगे हम. हमने अपनी रैंक को बहुत अच्छा लाना है, बहुत अच्छा. ठीक है. और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, जाना है और जाएंगे. ओके. तो चलो फिर आ जाओ. सो डैमेज ऑफ एल्वुलर वॉल्स एम्फाइसीमा में होगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस और मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग. ठीक है. अब एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सी डिजीज से किसकी वजह से होती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है. बस बस हमने तो कर दिया, एम्फाइसीमा में टिक लगा दिया और हमने खेल खेल लिया. ऐसे पढ़ाई के साथ हमने खेल खेलना है, ये वाला खेल बोला मैंने. ठीक है. चलो फिर आ जाओ. सो नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. सो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम से ही काम पता चल गया. बस बस नाम से ही काम पता चल गया. क्या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, ऑक्यूपेशनल मतलब जो उसका काम है जैसा, तो उसको वैसी बीमारी हो जाएगी. तो जो भी स्टोन्स वगैरह में जो वर्कर्स काम करते हैं, स्टोन्स वगैरह को तोड़ते वगैरह है ना, तो उनको ये बीमारी होती है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स. क्यों होगी, क्योंकि ये क्या, वो ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उनके लंग्स वगैरह में इफेक्ट होता है, उनके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता है. तो ऐसे डिसऑर्डर्स को ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, सर्टेन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सो मच डस्ट, तो जिसकी वजह से उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो इतना ज्यादा ना कॉप अप नहीं कर पाता. कब तक भाई, कब तक भाई, कब तक रेस्पिरेटरी, कब तक हमारा मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, जब हम पूरे दिन ही धूल मिट्टी में बैठे रहेंगे तो नहीं कर सकता ना. तो इसलिए तो वो कॉप अप नहीं कर पाता चीजों को, डिफेंस मैकेनिज्म, तो जिसकी वजह से हमें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाता है. Long exposure cause inflammation of leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue. It result lung damage. इसकी वजह से क्या होता है, lungs damage हो जाता है. फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात. हमें एग्जामिनर अगर घुमाए, हमें एग्जामिनर अगर घुमाए तो हमें ना नहीं है, बिल्कुल नहीं घूमना, किसी भी तरीके से नहीं. वो हमें कैसे करना है, चीजों को अच्छे से देखकर. अब आ जाएगा एग्जाम में, अगर डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा कि किसकी वजह से लंग्स डैमेज होते हैं, कौन सी ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स डैमेज होते हैं. हमने यहाँ पढ़ा नहीं, हमने यहाँ पढ़ा नहीं, कहाँ पढ़ा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. दोस्तों मैं मानती हूँ
मैं मानती हूँ इतनी सारी चीजों को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको आसानी से नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि बायो में कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, वो 3 घंटे वो 3 घंटे में हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो भी करनी है और बायो में बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों करना है। तो मैं मानती हूँ कि नहीं होता, बट हमें करके दिखाना है उसको उसको ईज़ी और सिंपल तरीके से। उसको ईज़ी और सिंपल तरीके से ऐसे करेंगे हम। जो चीजें मैं सर्कल कर रही हूँ, जिस पे मैं अंडरलाइन बना रही हूँ, वहां उसको यहाँ बिठा लो यहाँ। और जब रिट्रीव करने का टाइम आएगा उस दिन 7th मई को वहां तुम उसको रिट्रीव करोगे अपने माइंड से और करके दिखाओगे मुझे। बिल्कुल दिखाएंगे। कौन? मैं और आप। चलो आ जाओ। तो देखो, लॉन्ग एक्सपोजर कॉजेज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फिब्रोसिस। तो इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर होगा डस्ट के साथ, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से फिब्रोसिस बन जाएगा, फाइब्रस टिश्यूज बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्कर्स को बोला जाता है कि क्या पहनो, मास्क पहन के काम करो। बस बस ये 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ लिए ना, पढ़ लिए ना। अब क्वेश्चन आए, और छूटे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो फिर दोस्तों, बने रहिए आने वाली और धमाकेदार वीडियोस में, और बढ़ते रहिए। जल्दी से नाम के आगे डॉक्टर लगाइए अपने, और फिर मिलते हैं लगाने के बाद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे मिलते हैं आने वाली धमाकेदार वीडियोस में।